हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए न्यू एडिशन अभी आपका लॉन्च किया गया है यूथ पब्लिकेशन का, जो काफ़ी अच्छी पब्लिकेशन आपकी आती है। इसको आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे और इसमें टोटल आपका 22,000 प्लस क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है, यानी सभी सब्जेक्ट का ओवरऑल इसमें आपका पेपर दिया गया है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स इसका कंप्लीटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लें, जहाँ पर कि कंप्लीटली आपको मटेरियल्स दिया जा रहा है। तो वहाँ पर भी जाकर के आप लोग बेहतर तरीका से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंटिन्यू होगा, क्योंकि इसमें आपका चैप्टर वाइज आपकी चीज़ें दी हुई रहती है। तो देखिए, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर करने के बाद फिर आपका दूसरा यहाँ पर आपके टॉपिक कंटिन्यू होगा। तो जितने भी आपका पेपर आपका पूछा गया है, जो भी आपका सिलेक्टिव आपका पेपर है, साथ ही साथ जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ आपका यूथ पब्लिकेशन में टॉपिक बाय टॉपिक करके आपको दिया रहता है, जिससे कि आप खुद को बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 के शिफ्ट में आपका पूछा गया है, तो डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि विटिकल्चर क्या है। ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया है, और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ग्रुप डी का भी एग्जाम देने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपको साइंस, जीके, जितने भी आपका एनटीपीसी का है या ओवरऑल रेलवे में जो भी पेपर कंडक्ट हुआ है, इन सभी का फ्रेंड्स आपको लगाना है, क्योंकि लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विटिकल्चर क्या है, ये आपको पर बताना है। विटिकल्चर के अंतर्गत आपके अंगूर की खेती किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले, सब्जियों की खेती आपका ऑरेली कल्चर कहलाता है, और फूलों की खेती आपका फ्लोरी कल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती करना ये आपका विटिकल्चर के अंतर्गत आता है, तो उसी ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एपिग्राफी का क्या अभिप्रिया है, ये आपको पर बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। एपिग्राफी का क्या अभिप्रिया है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन करना एपिग्राफी कहलाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी के अंतर्गत मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका न्यूमेरेटिक्स जो है, इसके अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। रिपीट किया गया क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन आपके की जाती है। कुछ आपका पॉइंट दिया गया है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी की बात करेंगे तो उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। कई बार फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन पूछा गया है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका हर्पेटोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजी जो है, आंखों का चिकित्सीय अध्ययन जो होता है, इसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। एंग्रोथोपी की अगर बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी का, तो मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरिकल्चर इनमें से आपका किससे संबंधित है, तो रेशम की खेतों का उत्पादन करना सेरिकल्चर कहलाता है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ फैक्ट दिया गया है, सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन करना या अध्ययन करना सेरिकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर की बात करेंगे तो मत्स्य का पालन या अध्ययन करना पिसीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन करना। एवीकल्चर की बात करेंगे तो इसमें आपका पक्षी का पालन करना एवीकल्चर कहलाता है। तो इतने पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कहलाता है एथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये आपका इथोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत पशु का व्यवहार जैविक अध्ययन कहलाता है। जैविक अध्ययन ये सभी आपके इथोलॉजी के अंतर्गत आता है। मानव जाति का विज्ञान से रिलेटेड शाखा को एथोनोलॉजी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये आपका मनुष्य का अध्ययन है, तो सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जो एएलपी के एग्जाम में अभी आपका लेटेस्ट फ्रेंड्स आपके पूछे गए, तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधों के विरोध करते या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न कहा जा रहा है, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसे एडोफोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, जैसे जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करना एडोफोलॉजी कहलाता है। पुरुषों में बांझपन व यौन का रोगों का अध्ययन करना यह आपका एंड्रोलॉजी कहलाता है। कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन करना एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। एंटोमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन करना यह आपका डेस्मोलॉजी कहलाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया है, इसे कहा जाता है एंड्रोलॉजी। जो भी फैक्ट इसमें आपको दिया गया है ये सभी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं अस्थियों से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी। पहला ऑप्शन यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे। कुछ पॉइंट है, जैसे पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे एंड्रोलॉजी कहा जाता है। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ये आपके बायो इकोलॉजी कहलाता है। क्रेफिस का अध्ययन जो है ये आपका एस्टाकोलॉजी कहलाता है। शरीर की संरचना के अंतर्गत स्नायुबंध यानी कि लिंगामेंट का अध्ययन जो है ये आपका डेस्मोलॉजी कहलाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछे जा रहे कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित शाखा को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, हिपेटोलॉजी ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट रहेंगे। एनटीपीसी में जीएस पेपर का लेवल आपके काफ़ी तगड़ा होते हैं, अच्छे तरीक़ा से आप इसको रिपीट करते हुए चलेंगे। अगला देखिए, अगर बात कर लेते हैं हेरोलॉजी, देखिए हेल्कोलॉजी फ्रेंड्स की अगर बात कर लेते हैं हेल्कोलॉजी, तो ये देखिए आपका अल्सर का अध्ययन हेल्कोलॉजी कहलाता है। देखिए अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पर जो आपके जेरियाट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा जेरियाट्रिक्स है, ये आपके बुजुर्गों के स्वास्थ्य का अध्ययन जेरेटिक्स कहलाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। एनटीपीसी के लिए अगर आपको बेहतर इंप्रूवमेंट चाहिए तो कुछ नहीं करना है, जो आपका प्रीवियस ईयर आपका पूछा गया है इसको कम्प्लीटली आप लगाइए। जो इसका फैक्ट दिया गया यूथ पब्लिकेशन में इसको कम्प्लीटली लगाइए, इंप्रूवमेंट आपका 100% आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो आपके एनटीपीसी पेपर कंडक्ट हुआ है इसका यूथ पब्लिकेशन आप लगाइएगा तो इसमें डिस्कशन जो है ये काफ़ी बेहतरीन रहता है। इसको लगाने के बाद निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट फ्रेंड्स आपकी आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी के परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपका एक्सोबायोलॉजी। बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी के परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। तो बी ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है आपका प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। इंपोर्टेंट है, जो आपके रिपीट किया गया है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आपका कीट का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। पूछा जा रहा है कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एरेक्रोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एरेक्रोलॉजी कहलाता है, जो कि आपके मकड़ियों का अध्ययन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। कुछ पॉइंट आपको दिया गया है, जैसे मकड़ियों का अध्ययन करना, यह आपका एक्रोलॉजी कहलाता है। मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन करना, यह आपका एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन करना एपिकोलॉजी कहलाता है। कुत्तों का अध्ययन करना, यह आपके साइनोलॉजी कहलाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग कि सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है। रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया है रैंक कर चलने वाले जीवों का अध्ययन सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छिपकली, जो कि मैंने आपको अलर्ट भी किया है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, तो ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार किया जाता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र हमारे पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। एनटीपीसी के लिए कंप्लीटली आपका, जैसे कि ये भी आपका बुक कवर करा रहा हूँ, तो इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स डाल दिया गया है, जिसमें कि आंसर भी आपको लिखा हुआ रहता है। या आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ। साथ ही साथ आपको क्या है कि जितने भी आपका टेस्ट कलेक्ट हुआ है, इन सभी का कंप्लीटली आपको जो है डिस्कशन दिया जा रहा है। टेस्ट आपको साथ ही साथ आपको मिल जाता है, प्लस सिलेक्टिव नोट्स आपको मिल जाता है, कुछ वन लाइनर फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। तो मतलब A to Z चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीका से आपको चलाई जा रहे हैं, जिसका फी आपका 99 है। वन टाइम पेमेंट करना है। इसी के अंतर्गत आपके ग्रुप डी एनटीपीसी आपका दोनों कवर होते जा रहा है। तो 7050513705 का स्क्रीनशॉट लेकर के कॉल या एसएमएस करेंगे, और जितने भी आपका लेटेस्ट एडिशन आपका बुक है, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड की जाती है। किसी प्रकार का एक्स्ट्रा अगर आपको बुक की आवश्यकता हो तो कॉल या एसएमएस करेंगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम का अगर आपको बुक चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा पूछा है कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट जो आंसर होगा ये कहलाता है एंथोग्राफी कहलाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से हमारा जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान में फ्रेंड्स आपके पौधों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी कैंसर से आपका संबंधित है। अगर आपको करेंट आता है तो आप याद रखना है कि जो रूस है, इन्होंने दोस्तों कैंसर का इलाज जो है ढूंढ लिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, कवक विज्ञान क्या है। इंपोर्टेंट है, रिपीट किया गया है। कवक विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कवक के अंतर्गत कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि है ऑनिरोलॉजी किसका अध्ययन है। भगवान का, सपने का, नींद का, रंग का। ऑरिनोलॉजी की फ्रेंड्स बात करेंगे तो सपने का अध्ययन है। बी ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी, पूछा जा रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है। शायद ही कोई क्वेश्चन होगा रिलेटेड फैक्ट आपका जो एनटीपीसी ने नहीं पूछा हो, इसलिए कोई भी फैक्ट अगर है उसको आप कंप्लीटली आप पढ़िए, चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विषय यानी कि टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। इसमें जो है विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित होता है। टैक्सोनॉमी किसी आपके संबंधित होते हैं, ये आपको ऊपर बतानी है। टैक्सोनॉमी आपके संबंधित होता है जैव विविधता से, जिसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जितनी भी चीज़ें अभी तक आपकी पूछी गई है। साथ ही साथ जो लेटेस्ट क्वेश्चन है इसको भी काफ़ी जल्दी हम आपको कवर कराएंगे। निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस फ्रेंड्स आपका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए, आप सभी लोगों को अवश्य लाइक करना है। अगला प्रश्न चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? फ्रेंड्स, ये अभी आपका तुरंत क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में। लेटेस्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है अभी आपका 2024 के एग्जाम में। देखिए, कहा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार किया गया था। देखिए, कोशिका का जो खोज किया गया था ये रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था ये कॉर्क का निरीक्षण करते हुए इन्होंने कोशिका का खोज किया था। तो डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 में आपके किए थे। अगला प्रश्न है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित जेली जैसे पदार्थ को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे आपका कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कोशिका का हुआ बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो फ्रेंड्स, ये आपका कहलाता है प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का हुआ बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इक्वेटोरियल पूछा है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन पूछा है कि संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो देखिए, क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेना फ्रेंड्स। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इसे मेटाफेज बोला जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोशिका होती है। पहला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।